हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IBTS। आज हम अपने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की जो आपकी फाइनल वीडियो है उस पर पहुंच गए। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। जो आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, लिटरेरी में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं। और हमने देखा था कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में थोड़ा बहुत क्या होता था। उसके बाद सिविलाइजेशन आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। और हमने वैदिक पीरियड का देखा, फिर थोड़ा सा लेटर वैदिक। और फिर आपका थोड़ा सा मैंने आपको स्केल भी बताया था कि एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट में क्या फर्क है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो को देखना। तो अब शुरू करते हैं हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हम शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारा पहला सोर्स है स्टोन्स और टूल्स। अच्छा, ये जो सोर्सेज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरह के टूल्स उस टाइम के लोग बनाएंगे, हमें उससे उस टाइम की सिविलाइजेशन का पता चल सकता है थोड़ा बहुत। जिस तरह के टूल्स उन्होंने बनाए होंगे और जिस तरह के टूल्स हम आज बनाते हैं उसमें कितना फर्क है। यानी अगर आग जलाने के लिए वो अभी भी स्टोन का ही यूज कर रहे हैं या किसी और चीज का यूज कर रहे हैं, या फिर हंट करने के लिए कौन से टूल्स का यूज कर रहे हैं, उससे हमें उनकी लेवल ऑफ सिविलाइजेशन का, लेवल ऑफ एडवांसमेंट का, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का उससे आइडिया लग जाता है। और ये सब हमें स्टोन और टूल्स मिलते हैं रिवर वैलीज के आसपास। अब रिवर वैलीज के आसपास क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमारा हिमाचल जो है स्टेटहुड भी बन गया था, मिल गया था उसको, तब भी हमारा अपर एरिया जो था, भरमौर और आपका ये आपका पांगी वैली वाला एरिया जो हो गया, ये अभी भी बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड था। जब तक के यूनियन अपनी तरफ से स्कीम नहीं लेके आया, तब तक आपका पांगी वैला वाला एरिया जो था वो बहुत बैकवर्ड एरिया था। ठीक है, तो अगर इस टाइम पे भी इतना बैकवर्ड था, तो जो आप समझिए 3-4 हजार साल पहले की जो बात है, उस टाइम पे किस तरह के लोग रहे होंगे और उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। सारा का सारा जंगल से भरा हुआ है। तो जब भी जंगल में जो है आपको सरवाइव करना है, इन लोगों को सरवाइव करना था, इनको शिकार करना था, इनको पानी चाहिए था, इनको मछली चाहिए होगी, कुछ खाने को चाहिए होगा। तो ये सब लोग जो थे रिवर रिवर के पास रहते थे। रिवर पास इनका इनके लिए रहना जो था वो आसान था। और रिवर पे क्या था, जानवर वगैरह भी आते रहते हैं, तो ये शिकार भी कर सकते थे छुप के। तो इसलिए ये सब हमें कहाँ मिलता है, रिवर के आसपास थोड़ा बहुत हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। इसकी पहली बार जो थी वो ओलाफ पफर नाम का एक बंदा था। उसने जो है आपकी पहली बार हिमाचल में जो स्टोन, जो इन टूल्स की जो था थोड़ी बहुत इसने एक्सकवेशन और डिस्कवरी की। इसने सिरसा वैली जो है, नालागढ़ के पास जो आपकी सिरसा वैली है, वहां पे इसने ये करना जो है शुरू किया। और हमें कौन कौन सी वैलीज में मिलता है हम देख लेते हैं। मारकंडा वैली है, और आपकी बाणगंगा वैली है, फिर आपकी ब्यास वैली है। तो इन सब वैलीज में हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमें मिला हुआ है। तो इन वैलीज का नाम आपको याद रखना है, आपको आंसर राइटिंग में मदद हो जाएगी। प्लस ओलाफ पफर का नाम याद रखना है। इसने सिरसा वैली में 1951 में जो है इन्होंने ये करना शुरू किया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आपका स्टोन और टूल्स में बस इतनी सी ही बात है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कॉइन्स पे। कॉइन्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कॉइन्स जो है उससे हमें स्टेट की कंडीशन के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। उस टाइम के जो लोग थे, कॉइन से हमें काफी आइडिया लग जाता है कि उनकी सोसाइटी का स्तर क्या था। मान लीजिए आपके पास कॉइन्स है ही नहीं, तो आपका ट्रेड सिस्टम क्या है? कि अभी भी बार्टर सिस्टम चला हुआ है, मतलब चावल देखिए मूंग की दाल ले ली, क्या इस तरह का सिस्टम है? या फिर कॉइन्स का सिस्टम आ चुका है? तो आपको जान के हैरानी होगी कि IBC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से आपके पास कॉइन्स हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा कि गोल्ड गोल्ड भी वहां पे प्रेजेंट था, कॉपर के कॉइन्स थे, ब्रॉन्ज भी आ चुका था, ग्रिड सिस्टम भी था उनके पास। तो इस तरह से क्या होता है, कॉइन से हमें काफी कुछ पता चलता है। एक तो हमें ट्रेड के बारे में पता चलता है। दूसरा क्या होता है कि अगर हम आज हमारा ही कॉइन देखेंगे जो 1 रुपए का सिक्का होता है, ठीक है, उस सिक्के के पीछे आप देखेंगे तो आपका एम्बलम होता है। अगर आप आज की करेंसी देखेंगे, नोट देखेंगे, 100 रुपए का नोट देखेंगे, उसके पीछे कितनी सारे लैंग्वेजेस में लिखा होता है। हिमाचल की इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है उसमें लिखा हुआ है। प्लस उसमें कुछ सिग्नेचर भी होते हैं, कभी फाइनेंस सेक्रेटरी के, ठीक है, 1 रुपए के जो नोट होता है उस पर। और तो इस तरह से काफी कुछ उस पर लिखा होता है। चलिए 3-4 हजार साल तक नोट्स तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, पर कॉइन सर्वाइव करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे कॉइन्स पे भी कितना कुछ लिखा होता है। अच्छा, वो कॉइन किसी मेटल से भी बना होगा, ऑब्वियसली कॉइन किसी मेटल से बना होगा। तो हमें ये पता चलेगा कि उस टाइम पे कौन सी मेटल प्रेजेंट थी। अच्छा, लोग उस मेटल का यूज कहाँ कहाँ करते थे? अगर कॉइन्स बनाने के लिए बहुत महंगी मेटल का यूज कर देंगे तो भी वो गलत है। ठीक है, तो जो महंगी मेटल था उसका यूज कहाँ पे हो रहा है? जो कॉइन बनाने वाली मेटल है वो कौन सी है? तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ट्रेड का पता चलता है, लोगों के स्तर का पता चलता है, सोसाइटी के स्तर का पता चलता है। और क्या होता है कि हमें यहाँ पे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1 रुपए के सिक्के में कुछ ना कुछ लैंग्वेज में तो लिखा होगा। तो उसमें क्या है कि 1 रुपए का सिक्का है, उसमें हमें लैंग्वेज का भी पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वहां पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस करते थे।
अगर आपको मैं जो हिमाचल की ट्राइब्स हैं, जो आपकी आईबीसी के टाइम पे जो ट्राइब्स चल रही थी, तो और उसके बाद जो हमारे जनपद बने, तो उनमें हम देखते हैं कि जो हमारे हिमाचल की अगर मैं बात करूं स्पेशल, तो जो हिमाचल में जितने कॉइन पाए गए उनमें कुछ चीजें जो है वो काफी कॉमन है। अब ये जरूरी नहीं कि 100 सिक्के की अगर मैं बात करूं तो 100 के 100 सिक्कों में वो पाया गया है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। पर यह है कि अगर बहुत ज्यादा सिक्कों में ये पाया गया है कि जो आपके सिक्के हैं वो शैविज्म को फॉलो करते हैं, यानी शिव की पूजा जो है वो हिमाचल में बहुत रूपों में जो होती रही है। ठीक है, लिंगराज के रूप में, फिर नागाज की पूजा होती है। तो शैविज्म को कॉइन किस तरह से जस्टिफाई करता है, किस तरह से शो करता है? हिमाचल के जो कॉइन्स पाए गए हैं वहां पे हमने देखा है कि जो जनपद में कॉइन पाए गए वहां पे राजा का नाम होता था। प्लस कई बार हमने देखा है कि वहां पे आपका ट्राइडेंट भी बना होता था, यानी त्रिशूल बना होता था। कई बार नंदी भी देखने को मिलता है, ब्राह्मी और खरोच की स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। और आपके कुनिंदास और आपका जो किरातास है, कुछ जनपद में तो आपको प्राकृत लैंग्वेज भी देखने को मिलती है, और कुछ जनपद में आपको गोट देखने को मिलती है, डियर देखने को मिलता है, सॉरी, आपके कॉइन्स पे। तो इस तरह से हमें काफी कुछ पता चलता है कि क्या क्या नोन था इन लोगों को उस टाइम पे। तो हमने देखा कि ये सब हमारा कॉइन्स का सिग्निफिकेंस है। अब ये सब हो गया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जो फैक्ट है वो देख लेते हैं, हिमाचल में हमें कहाँ कहाँ कॉइन्स जो है वो मिले हैं। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एग्जाम में आता है। अगर मैं आपको बात करूं तो आपका जो अर्की है, अर्की जो है वहां पे हमें मिले कितने हैं, कितने मिले हैं? 12 मिले हैं। फिर हमारे पास जो आपका तप्पा मेवा नाम की जगह है हमीरपुर में, हमीरपुर में, ठीक है। हमीरपुर हिमाचल की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है और सबसे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट भी हमीरपुर है। तो वहां पे हमें 21 कॉइन्स मिले हैं। ये कॉइन्स कहाँ रखे गए हैं? जो आपका भोरी सिंह म्यूजियम है, स्टेट म्यूजियम है, वहां पे रखे गए हैं ये सारे कॉइन्स। अच्छा, और हमें क्या मिलता है? और हमें थोड़े बहुत ज्वालामुखी से मिलते हैं, ज्वालामुखी 31 कॉइन्स हमें वहां से मिल जाते हैं। और जो आपका हमीरपुर है वहां से आपको जो है अपोलोडोटस कॉइन्स मिलते हैं, अपोलोडोटस। जैसे यहाँ पे अपोलोडोटस मिलते हैं वैसे ही चंबा में लाचोरी हो गया, सरोल हो गया, यहाँ पे आपको इंडो ग्रीक कॉइन्स देखने को मिलते हैं, इंडो ग्रीक। अब इसका इंडो ग्रीक के कॉइन्स क्यों देखने को मिलते हैं? अगर आप देखेंगे तो जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था वहां पे उस टाइम पे ग्रीक का जो इन्फ्लुएंस था वो शुरू हो गया था। ठीक है, वहां से जो है लोगों का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रेड लिंक्स भी एस्टेब्लिश किए होंगे वहां के लोगों के साथ। अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे जो आपका इंडिया का एरिया है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान तक था सारा, जो आज अलग अलग है वो सारा एक भारत देश था हमारा। ठीक है, वहीं तक्षशिला यूनिवर्सिटीज भी थी। और कहीं भी वहां से गुजर के जाना होता था तो हिमाचल से आपको गुजर के जाना ही है। अगर गंगा वैली जो सबसे फर्टाइल है और उस तरफ आपका तक्षशिला है, अगर आपको गंगा वैली से तक्षशिला जाना है तो आपको हिमाचल की तरफ से तो गुजरना ही पड़ेगा, पठानकोट से गुजरना पड़ेगा। ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये सब जो है यहाँ पे हमें इंडो ग्रीक मिलते हैं, और ये अपोलोडोटस और हमीरपुर, ये हमीरपुर और चंबा में जो है आपको इंडो ग्रीक टाइप के कॉइन्स का जो है थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एक कॉइन जो है हमें, ओल्डेस्ट कॉइन जो है वो एक राजा थे, कौन से जी, वीरयासा राजा थे, चंबा के राजा। यहाँ पे हमें काफी ओल्ड कॉइन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट एडी, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 100-150 साल के बाद की बात है। उस टाइम पे हिमाचल में कॉइन्स का जो था वो शुरू हो गया था। चंबा के राजा हैं, यहाँ पे हमें कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं। हमारे कॉइन्स में इतनी सी बात है। अब आगे चलते हैं, इंस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है। इंस्क्रिप्शन जो है, इंस्क्रिप्शन और लिटरेचर जो है उसमें थोड़ा सा फर्क है। इंस्क्रिप्शन जो है आपका दीवार पे भी हो सकता है, पत्थर पे भी हो सकता है, आपका कॉपर पे भी हो सकता है। लिटरेचर जो है आपका नॉर्मली कुछ ना कुछ, जैसे उस टाइम पे जो जो भी वो यूज करते थे, ताम्रपत्र, ताम्रपत्र तो चलो कॉपर का वो हो गया, बट ताड़पत्र हो गया, ठीक है, पेड़ की जो पत्तियां थी उस पर लिखते थे, तो वो लिटरेचर है। जो एक जैसे जो ऋषि लिख रहे हैं वो लिटरेचर है। इंस्क्रिप्शंस वो हैं जो उस टाइम के जो लोग थे वो क्या छाप छोड़ के जा रहे हैं। जैसे अगर आप बचपन की बात करूं तो कुछ ना कुछ हमने कहीं ना कहीं दीवार पे कुछ बनाया होता है, वो इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन में हमें हिमाचल में क्या क्या देखने को मिलता है वो देखते हैं। इंस्क्रिप्शन से हमें जो है काफी कुछ पता चल जाता है। एक तो हमें लैंग्वेज का पता चलता है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी थी, और हमारे पास सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो पाई जाती होगी तो सीधा पता लग जाएगा कि हाँ अच्छा, सबसे ज्यादा ये मतलब सबसे ज्यादा यही प्रेवलेंट थी हिमाचल में। तो हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन अभी तक मिली है, हाईएस्ट, वो हमें मिली है शारदा और टांकरी, शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट जो है हमें मिली। और ये कहाँ पे मिली है? ये मिली हमें चंबा में। चंबा में हमें सबसे ज्यादा नंबर की स्क्रिप्ट जो है हिमाचल में अभी तक कौन सी मिली है? आपकी शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट में आपको इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में आपको लिखे हुए कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। कहाँ मिले? चंबा में मिले सबसे ज्यादा।
शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट में। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो पथियार और कनिहारा जो नाम की जगह है, ये है आपकी कांगड़ा में। कांगड़ा में आपको मिल जाती है सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन। सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको कांगड़ा में मिल जाती है। उसी तरह कुछ इंस्क्रिप्शन हमें कॉपर में भी मिलती है। कॉपर के जो पत्ता होगा उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन जो है आपको मिलेगी। अच्छा, वो कहाँ पे मिलती है? ये आपको मिलती है निर्मंड। निर्मंड है आपका कुल्लू में, ठीक है। निर्मंड कुल्लू, यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाती है कॉपर। ये उस टाइम के राजा थे, उन्होंने उस टाइम पे 7th AD की बात है, उस टाइम पे जो है कॉपर की इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलती है इसमें। अच्छा, एक चीज जो और हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलती है वो है हमारे मॉन्यूमेंट्स। ये मॉन्यूमेंट्स जो है इसको आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया है पहले। मॉन्यूमेंट्स में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे पास हिमाचल में है, जैसे कि नगरकोट है, फिर आपका जो आपका कांगड़ा है, कांगड़ा का फोर्ट है वो, नूरपुर का फोर्ट हो गया, और आपका सुजानपुर का फोर्ट है, फिर उसी तरह आपका मसरूर टेम्पल है। तो इस तरह के जितने भी फोर्ट्स हैं उनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कौन से जो आपकी सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो थी वो प्रेवलेंट थी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको इजिप्ट की बात करूं तो वहां पे आप पिरामिड्स देखते हैं। अब उन पिरामिड्स पे इतनी रिसर्च हुई है और हमें आज तक एक्चुअली साइंटिस्ट ये पता नहीं कर पाए कि इतने बड़े बड़े पत्थर जो है इनको उठा के इन्होंने इतना बड़ा पिरामिड कैसे बनाया। और वो पिरामिड एक पूरा ट्रायंगल शेप में है, तो फिर उसमें अगर हल्का सा भी अगर उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी ना होती, अगर वो उतने स्किल्ड ना होते, तो वो ट्रायंगल कभी पिन पॉइंट पे जाके पहुंचता ही नहीं। अगर 1 मिलीमीटर का भी फर्क पड़ता तो वो ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा बनता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो साइंटिस्ट जो है ना वो एक्चुअली समझ नहीं पाए हैं कि ये किस तरह से बना है। उसी तरह हमारे पास कुछ जो है कुछ फोर्ट्स हैं, जैसे रॉक कट टेम्पल जो है आपका मसरूर में, उसके जो है डिस्कवरी का जो श्रेय है वो दिया जाता है यहाँ पे H.E. शटलवर्थ को। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसको आप ध्यान से याद कर लेंगे, ठीक है। रॉक कट टेम्पल है, एक पूरे के पूरे रॉक को कट करके वो टेम्पल बनाया गया, बहुत सुंदर टेम्पल है, आपको जाना चाहिए आपको वहाँ। अच्छा, ये हो गया हमारा आर्कियोलॉजिकल। अब हम देख लेते हैं कि लिटरेचर में हमारे पास क्या क्या सोर्सेज जो है वो आते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अब हम देखते हैं जो हमारे लिटरेरी सोर्स हमारे पास कौन कौन से। सबसे पहला सोर्स जो हमें हिस्ट्री में पता चलता है वो है रिलीजियस सोर्स। जो रिलीजियस सोर्स आपका होता है उसमें हमारे पास संस्कृत लिटरेचर आपके पास आता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो वैदिक एज में आपके पास जो ऋग्वेद था वो आना शुरू हो गया था, ठीक है। और इस तरह से आपके 4 वेद और हैं, मतलब टोटल 4 वेद हैं। फिर आपके पास महाभारत है, फिर आपके पास रामायण है। अब ये जो लिटरेचर है सारा, ये आपका, इसको इंग्लिश में लोग माइथोलॉजी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मिथ मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि सच में जो है आपकी महाभारत है वो हुई है। कुछ लोग कुरुक्षेत्र से जोड़ते हैं जो आज आपका हरियाणा में है। देखिए, आप इसको मानिए चाहे आप मत मानिए, डिफरेंस जो है वो ये है कि हमें ये जो है इस जो भी हमारे पास सोर्स है इंफॉर्मेशन का, हिस्ट्री का जो सोर्स है जो इतने साल पहले लिखा गया है, उससे हमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी जो हमें चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि उस इन्फॉर्मेशन को लेके जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं उसके साथ कोलैबोरेट यानी उसके साथ मैच करके देख लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका महाभारत है उसमें हमें पॉलीगेमी पॉली एंड्री दोनों का हमें देखने को मिलता है। पॉलीगेमी या पॉली एंड्री जो है, पॉलीगाइनी अगर मैं बोलूं, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि युद्ध की वजह से जो है आपका जो है जो मर्द हैं वो ज्यादा मर्द हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो जनरेशन है उसको बढ़ाने के लिए जो एक मर्द है वो बहुत सारी औरतों से उस टाइम पे शादी करता था। उसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल देख लें उल्टा करके, तो द्रौपदी जो थी उसकी 5 पांडवों उनकी जो है 5 पांडवों से शादी हुई थी। तो ये दोनों तरह के हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर उसी तरह की कोलैबोरेशन से करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या कुछ का आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, क्या हमारे पास जो है कुछ इंस्क्रिप्शन इस तरह की मिलती है, या फिर आर्कियोलॉजिकल में नहीं मिलता तो क्या हमारे पास किसी ट्रेवलॉग में कोई जो ट्रेवलर आया है क्या उसने हमें इसके बारे में बताया है कुछ, क्या पर्शियन लिटरेचर में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, क्या जो हमारा सेकुलर लिटरेचर है जो कि रिलीजन से थोड़ा सा दूर है उन्होंने जैसे को तैसा लिखा है, क्या सेकुलर लिटरेचर में भी हमें वो बात देखने को मिलती है? हाँ, मिलती है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है पक्की हो जाती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन पक्की ना भी हो फिर भी वो हमारे काम की है, क्योंकि हमारे पास सोर्स तो यही है, हमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो काम की है। और ये लिटरेचर जो इतना बड़ा लिखा गया है, इतने बड़ा बड़ा भारत और रामायण लिखा है, जो ऋग्वेद लिखे गए, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमें आज समझ आ रही है। हर चीज यहाँ पे आपके फैक्ट की तरह नहीं लिखी गई, कुछ चीजें डायबॉलिकल हैं, कुछ चीजें
आपको कोई ज्ञान देने के लिए हैं, कुछ लेसन देने के लिए हैं, कुछ चीज़ें किसी और काम के लिए हैं। तो ये आपका रिलीजन टेक्स्ट में आपका संस्कृत लिटरेचर। फिर आपके पास सेकुलर लिटरेचर है। इस लिटरेचर जो है इसमें कुछ 3-4 जो लिटरेचर है वो हिमाचल के काम के हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें जो आपका अगर मैं बात करूं राज रत्नगिरी जो है, ये जो लिटरेचर है ये बात करता है आपका किसकी, कश्मीर की बात करता है, कश्मीर की हिस्ट्री की बात करता है। ठीक है। फिर आपका अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि ने लिखा है। तो पाणिनि जी इसमें जो है इसमें बात करते हैं हिमाचल के लोगों की, उस टाइम पे किस तरह का सिस्टम था सोसाइटी का, उसकी बात करते हैं। फिर आपका रघुवंशम जो है वो कालिदास ने लिखा था। ठीक है। इसमें भी ट्रेड की बात होती है, सोसाइटी की बात होती है, लोगों की बात होती है। फिर आपका उधर राक्षस जो था ये विशाख दत्त जो है उन्होंने लिखा था, विशाख दत्त। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम, ये जो 3-4 लिटरेचर है आपके लिए ये जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिटरेचर आपके जब आप ट्राइब्स पढ़ेंगे तब भी आएंगे, जब आप जनपद पढ़ेंगे तब भी आपको बार बार लिटरेचर देखने को मिलेंगे, क्योंकि महाभारत के में भी जो आपके हिमाचल की जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में जिक्र मिलता है, कुछ जनपद के बारे में जिक्र मिलता है। ठीक। विश्वामित्र ऋषि, इन इन सब ऋषियों ने कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है हमें दिया है हिमाचल की ट्राइब्स के बारे में, हिमाचल के जनपद के बारे में, तो वो जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। अब चलते हैं हमारा पर्शियन लिटरेचर की तरफ। पर्शियन लिटरेचर मेनली मुगल से संबंध रखता है, तो उस टाइम पे कुछ लिटरेचर जो है वो लिखा गया था। इसको हम अलग से कब पढ़ेंगे, जब हम मुगल वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, हिमाचल मुगल या वॉर्स उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम इनके लिटरेचर को थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको 2 लिटरेचर बताऊं तो एक तो आप तुजुके जहांगीर देख लीजिए। ठीक है। एक और है तुजुके, अगर आप देखेंगे तुजुके तैमूर है। इसी तरह से एक लिटरेचर और है तारीख यामिनी है। तो ये लिटरेचर जो है कुछ अगर आपको याद रहेंगे तो आपको आगे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। फिर उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आते हैं ट्रेवलॉग्स। ये सारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं। ट्रेवलॉग्स माने, मान लीजिए चाइना से कोई ट्रेवल कर रहा है इंडिया, यहाँ पे वो 20 साल रुका और फिर जाके उसने क्या किया, 20 साल बाद उसने बुक लिखी कि मैंने इंडिया में उसकी जो सोसाइटी है उसमें मैंने क्या क्या देखा, किस तरह का मुझे जो है वहां पे स्ट्रक्चर लगा, वहां पे कास्ट सिस्टम कैसा था, ट्रेड कैसा था, किनशिप कैसा था, किंग कैसा था, क्या रिपब्लिक सिस्टम था कि या फिर हेरिडिटरी सिस्टम था, यानी अगर एक राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनता था, क्या ऐसा था, या फिर कोई भी जो है कंटेंट करके राजा बन सकता था। ये सब जब ये ट्रेवलॉग में लिखते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है। आज भी हमारे लिए जो ह्यून लिख के गए हैं, जो आपकी 630 एडी में जो लिख के गए हैं, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह टोलेमी जो है, ये हमारे जो आपकी हिमाचल के जनपद हैं उनके बारे में लिख के गए हैं, उनके बारे में एक जनपद के बारे में इन्होंने काफी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, वो मेंशन करते हैं जनपद को। तो इससे हमें क्या होता है, हमने कोराबोरेशन ले ली कि हाँ हमें कुछ ना कुछ आर्कियोलॉजी से मिला, फिर टोलेमी ने भी लिखा है, अच्छा ह्यूनसांग ने भी कुछ लिखा है, भाई ये बात तो पक्की है। तो इस तरह से जो है हम जो है ट्रेवलॉग्स जो है उनके बारे में हमें काफी मतलब दृढ़ इन्फॉर्मेशन जो है हमें देते हैं। कुछ ट्रेवलर्स जो हैं वो हो सकता है वो ट्रू ना भी हो, बट उनको ढूंढना काफी मुश्किल है। और ये है कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं हमें उसको एज सच नहीं लेना है, क्योंकि आपकी हिस्ट्री होती है उसमें जो हिस्ट्री लिखता कौन है, हिस्ट्री वही लिखता है जो जीतता है, और हारे हुए लोग जो है वो हिस्ट्री नहीं लिखते हैं। आज भी हम ब्रिटिशर्स के द्वारा पढ़ाई हुई हिस्ट्री, लिखी हुई जो हिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं। ठीक है। उसी तरह कौरव और पांडव की बात करूं तो जो है हिस्ट्री जो है उसके टाइम की पांडवों ने लिखी है। अगर कौरव जीत जाते तो वो हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखते, वो बताते, दुर्योधन बताता कि भाई मेरा तो अपमान हुआ था जब मैं द्रौपदी के घर गया था, मुझे पानी में डुबो दिया था। तो ये सब है। बाकी कुछ जो ट्रेवलर्स हैं आपके, उनके इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं है, जैसे फ्रैंकोइस बर्नियर हो गया आपका। कुछ जो ट्रेवलर्स थे आपके वो एक एजेंडा के साथ आए थे। उन्होंने क्या किया कि मुगल एम्पायर को, मुगल जो एम्पायर था उसको यूरोप के एम्पायर से कंपेयर किया, फिर उन्होंने मुगल एम्पायर को नीचे दबाया कि हाँ यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। तो वो हमें खुद देखना पड़ता है उसमें कि क्या कोई एजेंडा दिख रहा है इसमें, उस एजेंडा में भी अगर कोई काम की इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको फिर कोराबोरेट करते हैं। ये है हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। एक हमारे पास लास्ट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो है वंशावली। वंशावली या फिर जीनियोलॉजी। आप इसको वंशावली नहीं, अगर आप इसको वंशावली भी पढ़ लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। क्या याद करना है, वंश, वंश तो आपको पता है, फैमिली हिस्ट्री। उसी तरह जीनोलॉजी जो है वो फैमिली हिस्ट्री की बात करता है। तो ये फैमिली हिस्ट्री किसकी, हम क्या करते हैं जीनोलॉजी में, जीनोलॉजी में जो आपका किंग है उसकी जो फैमिली की जो रूट्स हैं उनको ढूंढा जाता है। उसमें ये किंग है कहाँ से आया, कितने लोग थे, फिर कैसे कैसे आगे डिवीजन हुआ, 1 से 2, 1 से 2, फिर बाद में जाके ये जो किंग है उसकी सारी की सारी फैमिली हिस्ट्री को हम इसमें देखते हैं। इसमें हमारे पास 1-2 नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक आपका मूरक्राफ्ट है,
मूरक्राफ्ट, इसने कांगड़ा की जो जिनोलॉजी है, कांगड़ा के जो किंग्स हैं उनकी जिनोलॉजी पे काफी काम किया है। और ये जो नाम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पहले के प्रीलिम्स में आ चुका है। उसी तरह हारकोट है, हारकोट एक नाम है, उसने कुल्लू पे काम किया है, कुल्लू के जो राजा हैं उन पे काम किया है। उसी तरह एक नाम है कनिंघम, जो आपके एएसआई के पहले चेयरमैन भी बने थे, प्रेसिडेंट भी बने थे जो। तो ये जो कनिंघम है इन्होंने कांगड़ा पे काम किया है, कुल्लू पे काम किया है, नूरपुर पे काम किया है, इन सब पे इन्होंने काम किया है। तो ये था आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा, और ये जो है आपके लिए एक ओवरव्यू है। जब हम आगे ट्राइब्स पढ़ेंगे और जब हम जो आपके जनपद पढ़ेंगे तो आपके लिए ये सारे सोर्स काम आएंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली वो पढ़ाऊंगा तो आपको क्या होगा, रटने पड़ेंगे वो, और हमें रटना नहीं है। हमें ये देखना है कि अच्छा जो आपकी कुनिंदा ट्राइब है उसमें जो है हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्स में से कौन सा सोर्स आ रहा है, कॉइन्स कौन से थे कुनिंदास के पास, उनका किंग कैसा था, कॉइन से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा, जो आपकी लिटरेचर है क्या उसमें से किसी ने कुनिंदास के बारे में जिक्र किया है, क्या टॉलेमी ने जिक्र किया है, क्या आपके इन 4 सेकुलर लिटरेचर में से किसी में जिक्र है, क्या महाभारत में उस ट्राइब का जिक्र है। जब आपको इतना सब कुछ पहले से पता है तो आपको बस वो जाके देखना और आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं सुशांत, पढ़ते रहिए।